वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, आप कोई सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के लिए डीयू ने जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है वो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से हमें कुछ ना कुछ बात करनी पड़ती है, चाहे वो हम व्हाट्सएप मैसेजेस में करें, ईमेल से करें या पर्सनली फेस टू फेस करें। उसमें हमारे पास स्किल नहीं होती हमारे पास, जिससे लाइक हमने रीडिंग स्किल्स पर एक यूनिट कंप्लीट कर ली है एंड लाइक राइटिंग स्किल्स पर कर ली है एंड कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उनको हम पढ़ चुके हैं। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, लाइन टू लाइन आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। और इसके अलावा मैंने कम्युनिकेशन के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लिखा होगा कम्युनिकेशंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे। जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज एंड जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो कुछ ना कुछ तो बयां करते हैं। तो जो हमारे शब्द होते हैं, कहते हैं ना कि जब शब्द मुंह से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते। सो स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किसके सामने किस तरीके से बोलना है और क्या बोलना है वो समझने के लिए आज हम ये यूनिट पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपके लाइफ में जब आप कभी इंटरव्यू देंगे, कभी आप प्रेजेंटेशन देंगे, कोई स्पीच देंगे, कभी ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग या लाइक स्पीकिंग स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। पहले हम स्पीकिंग स्किल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिर स्पीकिंग स्किल्स है क्या एंड क्यों इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में स्पीकिंग स्किल्स। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की हमें क्यों पढ़नी चाहिए एंड क्या क्वेश्चंस है जो इस यूनिट को पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। देन जो इसके बाद का पॉइंट है फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट यूनिट देख लीजिएगा। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, वो सब क्लियर हो जाएगा। देन आप इन यूनिट्स को समझ सकेंगे। जो रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, ये सारी यूनिट को रिलेटेड है। तो जब तक आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की फर्स्ट यूनिट जो कि है कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही है वो नहीं देखेंगे वीडियो, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। ओरल कम्युनिकेशन के बाद हम जाएंगे मोनोलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। एंड देन ग्रुप डिस्कशन। आप अगर कहीं जाए और वहाँ पर मान लीजिएगा कि आपका ग्रुप कहीं गया है किसी लाइक सेमिनार में और वहाँ पर आपके ग्रुप को एक टॉपिक दे दिया कि पॉवर्टी इन इंडिया। सो आपको उस ग्रुप में किस तरीके से डिस्कशन करनी है वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स पर निर्भर करता है। सो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे फेसिंग इंटरव्यूज़। आप में से बहुत से लोग इंटरव्यूज़ देने जाते होंगे, चाहे वो एमएनसीज में जाते हो, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो, एसएससी का इंटरव्यू हो। आप देखते होंगे मॉक इंटरव्यूज़ यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस वगैरह के। सो वहाँ पर आप देखते होंगे कि इंटरव्यू जो कि एक लास्ट स्टेज होता है एक नौकरी पाने के लिए बहुत से एस्पायरेंट्स का, बट इंटरव्यू आधे घंटे का होता है। अगर आप सही तरीके से उनके सामने अपने जो एक्सप्रेशंस है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स है, आपके बैठने का तरीका है, आपका पोस्चर है बैठने का, आपके हैंड मूवमेंट, आई कांटेक्ट सभी अच्छा होगा तो इंटरव्यू की वजह से आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। सो उसी तरीके से इंटरव्यू के बारे में भी जानेंगे। पब्लिक स्पीच, आप बहुत से लोग लाइक जोश टॉक एंड टेडएक्स वगैरह देखते होंगे, पब्लिक के सामने किस तरीके से बोला जाता है वो देखेंगे। और अगर उसके अलावा भी आपको और इंटरेस्ट आता है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में तो आप और भी बुक्स रेकमेंड कर सकते हैं और उन्हें
पढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। We communicate orally all the time along with some non-verbal cues, unlike written communication for which one needs to be literate. So देखिएगा, जब हम orally communicate करते हैं, orally मतलब शब्दों के साथ जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसका मतलब होता है orally। जब हम किसी से ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें तो हमें पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बोलना ही है, शब्दों को बयां ही करना है। लेकिन जब इसमें हम नॉन वर्बल क्यूज लाते हैं, जैसे कि कुछ रिटर्न हो गया या फिर कुछ लाइक एक्सप्रेशंस हो गए, तो उसके लिए हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। लिटरेसी इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर राइटिंग, दो इफ़ पेंटिंग्स एंड कार्विंग आर टेकन टू बी राइटिंग देन इट इज़ नॉट सो, but each one of us are born with LAD, language acquisition device, which makes us acquire language and use it orally. So देखिए, अगर आपको कुछ लिखकर या पढ़कर बताना है देन आपको पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई पेंटर है, वो तो आर्टिस्ट हो गया, या फिर कार्विंग कर रहा है, तो इसमें अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास उस पेंटिंग का टैलेंट है। ओके, वो टैलेंट की सहायता से अपना लाइक कर लेगा। लेकिन LAD के बारे में आप जानते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मतलब कि आप जिस लाइक कम्युनिटी या जिस परिवार में जन्मे हैं, उस परिवार का लाइक जो लैंग्वेज होगी वो आप सीख जाओगे वेरी इजीली। उसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब यहाँ पर जानते हैं, वेयर इज फॉर राइटिंग वन नीड्स टू पुट इन कॉन्शियस एफर्ट, बट फॉर एक्वायरिंग द फर्स्ट लैंग्वेज यूजली वंस मदर टंग we do not need to put in any such conscious effort as we learn our mother tongue quite instinctively. So देखिए, अगर आपको कुछ लिखने के लिए सीखना हो तो आपको अवश्य ही पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना एंड लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी मातृभाषा सीखनी है तो उसके लिए तो आपको कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो आप बचपन से ही उस लैंग्वेज को सुनते आ रहे हैं, उस लैंग्वेज के शब्दों से शब्दों को फेस किया है एंड आपने खुद ने इसको यूज़ किया है। आपके साथ बहुत से लोग हैं उस लैंग्वेज में बात करने के लिए। अब आप मान लीजिएगा इंग्लिश में आपके पास बोलने के लिए बहुत कम लोग होते हैं आपके पास, देन आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की स्किल्स जो होती है, वो कमज़ोर होती है आपकी मदर टंग से अगर कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में मुश्किल से एक दिन में 1 से आधा घंटा बोलते हैं किसी के साथ अगर हो तो। सो अगर आधे घंटे और पूरे दिन एक मदर टंग का यूज़ होता है तो आप कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा सीखोगे? वही जो आप ज़्यादा करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो जितनी प्रैक्टिस जिसकी होगी वो उतना माहिर उसमें होगा। सो यहाँ पर सम फोकस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की, ओरल कम्युनिकेशन पर कुछ फोकस करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन कितने तरीके की होती है। देखिएगा, ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में लाइक एक ग्रुप बनाकर फेस टू फेस आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे हो, वाद विवाद करते हो, ये कम्युनिकेशन हो गई। कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, लाइक आपने किसी अपने फ्रेंड को कॉल किया और कॉलिंग पर बात कर रहे हैं और आप अपने मुंह से बोल रहे हैं शब्दों का यूज़ करते हुए। देन मीटिंग हो गई, चाहे वो लाइक गूगल मीट पर हो या जूम पर हो, कहीं पर भी हो मीटिंग हो, या फिर फेस टू फेस मीटिंग हो, वो मीटिंग्स हो गई। सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, डिक्टेशन, प्रेजेंटेशन, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रेस, लाइक आप इंटरव्यूज़ देखते होंगे कि लीडर्स जो होते हैं या कोई फेमस पर्सनैलिटी होता है, उनका न्यूज़ में इंटरव्यूज़ होता है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर उन्हें देने होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो गया, चीट चैट्स हो गया, वगैरह वगैरह। Though oral communication has been one of the most used means of communication, but it is not true that oral communication is always informal. हालांकि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि बोलने की सहायता से, लाइक मुंह से ज़्यादातर लोग बात करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ओरल कम्युनिकेशन हमेशा ही
इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कैजुअली जो भी बातचीत करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कोई भी वर्ड यूज़ कर देते हैं दोस्तों के साथ। लेकिन वहीं हम जब किसी टीचर से बात कर रहे हो या फिर किसी बड़े से बात कर रहे हो या फिर अपने बॉस से बात कर रहे हो तो वहाँ पर हमें शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। ऑफन ओरल कम्युनिकेशन इज़ फॉर्मल, written communication, oral communication is formal such as public speech, interview, presentation, group discussion etc. सो ओरल कम्युनिकेशन कभी कभी क्या होता है फॉर्मल तरीके से भी होती है, जिसमें हम पब्लिक स्पीच, अब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं और अपने दोस्त के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक बैठी है, वहाँ पर आपसे सीनियर लोग भी बैठे हैं, आपसे जूनियर लोग भी बैठे हैं और आपकी एज के लोग भी बैठे हैं। तो आपको शब्दों का चयन उस तरीके से करना है कि किसी को भी वर्ड हार्श ना लगे। ओके, किसी को भी वर्ड चुभे नहीं जो आप बोल रहे हो। एंड इंटरव्यू में आपको पता है कि जितनी नॉलेज आपके पास हो उसका यूज़ कीजिएगा एंड जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिएगा। प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इनके बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ऊपर से बता रहा हूँ कि किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन होती है। आपको ओरल कम्युनिकेशन एक बार अपने याद कर लेना है कि ओरल कम्युनिकेशन बोलकर होती है। देन क्योंकि ये शॉर्ट वर्ड है मुझे बार बार समझाना पड़ेगा, इससे टाइम ज़्यादा जाएगा। सो ओरल कम्युनिकेशन आपको समझ आ जानी चाहिए, जिसमें पब्लिक स्पीच, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन सब होता है। अब विच आर एज फॉर्मल एज रिटन कम्युनिकेशन। सो ये जो प्रेजेंटेशन, स्पीच, इंटरव्यू है ये सभी फॉर्मल लगते हैं जितना ही रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है। Though at the same time it can also be said that written communication sometimes is not so formal, such as when you write message in WhatsApp or when you wrote some posts in Facebook or make others posts in social media sites. So कभी कभार क्या होता है कि जो हम रिटन कम्युनिकेशन भी करते हैं वो भी ओरल फॉर्मल नहीं होता। अब किस तरीके से, अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल को आप लिख रहे हैं SFASAP। सो उसमें क्या कोई आप फॉर्मल तरीके से बात नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ। गुड नाइट को GN लिख देते हैं लोग। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। या फिर कोई फेसबुक पोस्ट लिख रहा है या फिर कोई सोशल मीडिया साइट पर कुछ पोस्ट कर रहा है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें शब्दों का चयन किस तरीके से किया जाता है आप जानते हैं। आप यू ऑल यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, LinkedIn, Twitter, etc. In this chapter, we will focus on the formal oral communication. Though before doing so let us focus on the general feature of speech or oral communication. So इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम फोकस करेंगे कि फॉर्मल तरीके से ओरल कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है। तो अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे कहाँ पर, कि जब हम इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन या फिर पब्लिक स्पीच में जाते हैं तो किस तरीके से बोलना है और कौन से शब्दों का चयन हमें किस तरीके से करना है। ओके, देन अगेन पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर आर टेकन फ्रॉम द बुक कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इस बुक के जो पार्ट्स है, मतलब कि ये नोट्स ही है ये बुक। सो इसके जो पार्ट्स है वो लिए गए हैं इस बुक से। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, थियरी एंड प्रैक्टिस। दिस यूनिट हैज़ shorten the chapter and it is advised that you consult the book to have an enhanced understanding of the different oral communication needs and practice. So ये books जो है, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि क्या इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मैं भी यही कहता हूँ कि जो SOL के द्वारा आपको जो PDFs या फिर बुक्स प्रोवाइड करवाई जा रही है ये अपने आप में नोट्स है। और आपको यहाँ 11th-12th का एग्ज़ाम नहीं देना है। यहाँ आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे। अब 20 मार्क्स में आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको पैसेज की तरीके से लिखना है, पैराग्राफ लिखना है।
और जब आप इतना पढ़ेंगे ही नहीं, इतना मटेरियल ही नहीं होगा लिखने के लिए आपके पास, तो आप किस तरीके से उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो ये बुक लाइक जो एसओएल का आप पूरे रूप से अच्छे से भी पढ़ लेंगे ना, फिर भी आपको 60% मार्क्स मुश्किल से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद नोट्स है। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एसओएल खुद इन बुक्स को रेकमेंड करता है आपको। वो क्यों रेफरेंस बताता है कि इन रेफरेंस को पढ़िए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मानिए, नोट्स के पीछे मत भागिए, आप इन्हें पढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ पाते तो मैं पॉडकास्ट की जैसे ही वीडियोस बनाता हूँ और साथ में साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट डालता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, देन प्लीज़ डोंट चेस टू नोट्स के पीछे मत भागो, यही नोट्स है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। दिस यूनिट डील्स exclusively with oral communication, which by its very definition is meant for practice. It will help you in preparing for oral presentations, group discussion, interview, etc. सो देखिएगा, ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है ये यूनिट पूरी की पूरी। ये आपको हेल्प करने के लिए यूनिट है, प्रैक्टिस यूनिट है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि 5 यूनिट आ रही है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की, तो प्लीज़ हमें 5 यूनिट की वीडियोस प्रोवाइड करवा दो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको एनहांस करने के लिए है। तो यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट है वो है ओरल कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथन करना। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, एंड किस तरीके से वीकनेस को ओवरकम किया जा सकता है। मोनोलॉग एंड डायलॉग के बारे में जानेंगे, पार्टिसिपेटिंग ग्रुप डिस्कशन, फेसिंग इंटरव्यू, गिविंग पब्लिक स्पीच, ये सब हम जान चुके हैं। देन फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन के फीचर्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर in our understanding of what is oral communication, it is essential that we understand the specific feature of oral communication so as to make ourselves through with our understanding of over communication. So over communication, oral communication जो है speaking skills में, तो उसको पढ़ने से पहले हम कुछ फीचर्स को जानते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस यूनिट में। ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली स्पॉन्टेनियस, though there are oral communications that are well thought out. It is a saying that one should think before speaking, but if one thinks too much, then she will not be able to speak at all. Therefore there is a need to strike a balance between spontaneity and planning. Most good speakers plan their speeches, and yet they appear to be स्पॉन्टेनियस इन देयर स्पीच। सो देखिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट तैयार करना। सो देखिएगा, बताया जाता है कि थिंक बिफोर स्पीक, सो बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग। ओके, सो यहाँ पर लोगों की एक कहावत है कि बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए या अवश्य सोचना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा सोचोगे तो सामने बैठा व्यक्ति भी तो बोर हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि भारत अपना गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट करता है, यू नो व्हेन इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे, यू विल थिंक कब करता है, 2 मिनट तो सोचने में ही निकाल दिए। सो भारत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट करता है एंड स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। अब उसको बोलने के लिए भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द जो बढ़िया पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, आप किसी भी बढ़िया पब्लिक स्पीकर्स मान सकते हैं, कोई भी हो सकता है, देन वो अगर अच्छी एक स्पीच देते हैं, पब्लिक स्पीच देते हैं, देन वो उससे पहले प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो शो करते हैं कि ऑन द स्पॉट प्रिपेयर की है एंड ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं।
उससे पहले वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं प्रिपेयर करते कि मुझे यहाँ पर इंडियन कल्चर्स के बारे में अपनी स्पीच देनी है तो सिर्फ इंडियन कल्चर्स ही पढ़ूंगा। वो सभी टॉपिक्स की बुक्स पढ़ते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। जब उस नॉलेज को शेयर करने की बारी आती है तो लोगों को लगता है ऑन द स्पॉट किस तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। उसके लिए उनकी सालों की मेहनत होती है जो वो बुक्स पढ़कर और अनेक रिसोर्सेज से नॉलेज गेन करते हैं। तो आज के दौर में आप चैट जीपीटी के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे। सो चैट जीपीटी के ज़माने में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, मशीन लर्निंग के ज़माने में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ही है जो आपको एक सिक्योर जॉब दे सकती है। ओके, क्योंकि मशीन कांट टॉक टू अ पर्सन, मशीन किसी से बात नहीं करेगी, और बात करने के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी कंपनी आपको हायर करेगी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो सीख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एज ओरल कम्युनिकेशन इज मोस्टली spontaneous, therefore it has its corollary effects such as the communication is faster and dynamic and feedback instant in comparison to written communication. So oral communication mostly spontaneous. So जो हम on the spot में कोई भी communication करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होती है, हम फास्टर अपने जो थॉट्स होते हैं वो बता सकते हैं लोगों को, एंड उसका जो फीडबैक होता है, चाहे हम गलत बोल रहे हैं या सही, वो हमें तुरंत मिलता है। अगर रिटर्न में देखेंगे तो आपको लिखने में समय लगेगा, एंड व्यक्ति को पढ़ने के बाद फीडबैक देने के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक ही फ़ायदा है। As there is a pressure of thinking faster in oral communication, therefore there are lots of hesitations, fillers and repetitions. There are lots of and sounds between words and sentences, spoken non-fluencies. Often we repeat words and clauses while communicating orally as it gives us time to organize our thoughts. अब जानते हैं जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है एंड वो कुछ याद नहीं कर पा रहा होता है, तो वो यूज़ करता है और किसी भी फीलर का, अपने जो सोचने का टाइम लेने के लिए वो किसी भी फीलर का यूज़ करता है। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं सोचने के लिए लाइक का यूज़ करता हूँ, जैसे कि लाइक इस तरीके से लोग इन तरीक़ों का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो नॉन फ्लुएंस है इंग्लिश में। हालांकि सभी परफेक्ट नहीं होते, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन यस, सभी नॉन फ्लुएंस नहीं हो सकते। फ्लुएंसी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट में मतलब कि आपको ध्यान देकर उसको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर फिलर्स होंगे और हेजिटेशन होगी, घबराहट होगी, लोगों के सामने बोलने से डर लगेगा, देन आप तो बोल ही नहीं पाओगे। सो लोगों के सामने बोलने को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, सो एक मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा, आई टू आई कांटेक्ट कीजिएगा एंड स्पीक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिएगा। लोग पागल कहेंगे, कहने दो, 5 साल बाद जब आपके पास कुछ अच्छा होगा देन बोलेंगे ये कैसे कर लिया इसने। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ लाइफ। ऑफन वी रिपीट वर्ड्स एंड क्लोज वाइल कम्युनिकेटिंग ओरली एज इट गिव्स अस टाइम टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट। सो हम एक ही वर्ड को बार बार दोहराते हैं, जैसे कि आई वेंट टू अमेरिका एंड आई बॉट अ न्यू लैम्बोर्गिनी। सो यहाँ पर मैंने आई वेंट टू अमेरिका एंड बाय न्यू लैम्बोर्गिनी। सो यहाँ पर देखिएगा फिलर का भी यूज़ किया और रीथिंक भी किया, मैंने 2 बार सोचा। सो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग हमें सुन रहे होते हैं वो लोग बोर हो जाते हैं। देन नो 2 पर्सन स्पीक अ लैंग्वेज इन द सेम वे। Oral communication or speech varies across gender, class, region, economic and educational background, etc. Moreover, the same person does not always speak in the same way. With different people and differing circumstances, the speech of a person varies as she adapts to the situation and modifies his speech. So देखिएगा, अगर 2 व्यक्ति है
दोनों ही पब्लिक स्पीकिंग में आए हैं, अपने अपने थॉट्स रखने के लिए आए हैं। सो दोनों ही व्यक्ति एक जैसा नहीं बोल पाएंगे। ये कुछ ज़्यादा फिलर्स का यूज़ करेंगे, सो ये कुछ ज़्यादा लाइक रिपीटेशन करेंगे। सो दोनों ही मायनों में दोनों ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा, कोई ज़्यादा प्रिपरेशन करके आया है, कोई कम प्रिपरेशन करके आया है, लेकिन दोनों सेम तरीके से नहीं बोल पाते। तो ये भी डर हटा दीजिएगा कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बोल रहा है या मैं उससे ज़्यादा अच्छा बोल रही हूँ या रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देन ओके, oral communication is usually thought to be casual or informal, in the sense that most casual communication happens in the oral mode. In that sense, oral communication or speech is very significant in forming interpersonal relationship. In other words, it serves the फैटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ चिट चैट्स, कैजुअल कन्वर्जेशन एक्सेट्रा। सो ज़्यादातर हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बॉस के साथ, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, सभी जगह। सो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें आदत होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, चाहे ओरल ही हम बात कर रहे हो, लेकिन जब हम बॉस के सामने जाते हैं तो, या फिर किसी टीचर के सामने या किसी प्रोफेसर के सामने जाते हैं, तो हम इनफॉर्मल वर्ड का यूज़ कर देते हैं। देन टीचर्स एंड बॉस ऐसे घूरते हैं कि ये कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहा है या रही है। सो बी केयरफुल बिफोर स्पीकिंग, ओके। So oral communication or speech is loosely structured in the sense that while speaking, we do not tend to follow the grammatical rules all the times, as the main objectives of oral communication is not to present the thoughts in a structural and grammatical way, but to put across the information, idea, emotions of the speaker to the listener is in an efficiency way, so that it is easily understood by the listener. देखिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ पर नहीं गौर करते कि हम कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। जो व्याकरणीय गलतियाँ जो होती है वो हम कितनी कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आप अपनी जो थिंकिंग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आइडिया और इमोशंस को लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं, वो मैटर करता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैटर करती है, एक दो मिस्टेक्स चल जाती है, लेकिन आप हर सेंटेंस में दो तीन मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलेगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए। In speech or oral communication, the non-verbal cues are very significant. The meaning of what we say also depends on the tone, pitch, rhythm, tempo, volume, gesture, postures, and other body movement accompanying speech. These non-verbal elements become significant in adding meaning to the words that we speak. अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या मतलब है कि इनफॉर्मल, देखिएगा नॉन वर्बल क्यों इम्पोर्टेंट है बोलते वक्त, लाइक ओरल डिस्कशन में या ओरल स्पीकिंग स्किल्स में, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, हम किसी को लाइक अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं सैड मूड के साथ, तो फिर इसमें हमारे एक्सप्रेशन क्या है, बेकार। सो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेकार। अब कोई गुस्से में कुछ बोल देगा तो एक्सप्रेशन से पता चलता है कि व्यक्ति किस लाइक इमोशन में क्या बोल रहा है। इमोशन हमारे आई कांटेक्ट, हमारे बैठने का तरीका, हमारे हैंड मूवमेंट और हमारे बोलने की पिच, टोन, आवाज़ कितनी है, वो सब मैटर करता है कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। एंड स्पीकिंग स्किल्स में मोस्टली it is a great advantage of oral communication that the listener can interrupt if required and clarify his her doubt whenever he or she wants. So देखिएगा, कम्युनिकेशन जो है, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज माना जाता है वो ये है कि अगर कोई लिसनर आपको सुन रहा है और आप स्पीकर है, मान लीजिएगा किसी पब्लिक स्पीकिंग में गए हैं एंड आप कुछ बोल रहे हैं, एंड अगर किसी लिसनर को कोई लाइक ऑब्जेक्शन है या कुछ क्वेश्चन पूछना है, डाउट है और वो क्लियर करना चाहता है, देन वो आपको इंटरप्ट कर सकता है एंड वो पूछ सकता है
वट एवर उसका डाउट क्या है, उसका ऑब्जेक्शन क्या है और क्वेश्चन क्या है वो पूछ सकता है. पॉज एंड साइलेंस आर प्रेग्नेंट with meaning in oral communication. When one pauses in speech, she pauses either to organize or her or his thoughts or to provide the listeners adequate time to assimilate, comprehend whether she is saying. Timely pause makes speech dramatic and persuasive, enhancing the effect of communication. अब देखिएगा यहाँ पर लोग कुछ बोलते हैं एंड देन एक 5 से 6 सेकंड के लिए रुक जाते हैं. वो लोगों को समझने का मौका देते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉज करते हैं, अब आप बोल रहे हैं आज हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, लोग मान लीजिएगा 1 से 2 मिनट के लिए सुन पाएंगे, लेकिन उनके पास इतना टाइम आजकल शॉर्ट्स और रील के ज़माने में इतना टाइम किसी के पास नहीं है. रियलिटी ये है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी 2 से 3 घंटे की वीडियोस देख सके. लेकिन मेहनत बहुत लगती है 2 से 3 घंटे की वीडियोस बनाने में. सो प्लीज़ अगर कोई अपना 100% दे रहा है तो उसकी कदर कीजिएगा एंड आप उसको फीडबैक भी दीजिएगा. मैं 2 से 3 घंटे की वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स बिल्कुल नज़दीक है एंड सिलेबस ना बुक्स दी गई है DUSOL की तरफ से और ना ही सिलेबस सही तरीके से बताया जा रहा है. सो इसलिए मुझे लंबी वीडियोस बनानी पड़ रही है ताकि हम जल्द से जल्द सिलेबस को कवर कर पाएँ. सो इस तरीके से रिस्पेक्ट कीजिएगा अगर कोई कंटेंट क्रिएट करता है आपके लिए. तो मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दूँ. In informal oral communication, slang is acceptable. In all our communication with friends and peer groups, it comprises a significant parts as it helps in building interpersonal relationships. हम यहाँ पर slangs को use कर सकते हैं oral communication में, informal oral communication में mostly. In oral communication, we use lot of elisions and contractions such as wanna, for want to, don't for do not, and gotta for got to, kappa for cup of tea, that's etc. हम यूज़ करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, लेकिन इनफॉर्मल. ओके, नॉट इन फॉर्मल वे. इनफॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं लेकिन फॉर्मल वे में नहीं. ओरल कम्युनिकेशन इज़ टाइम बॉन्ड in the sense that the sounds we produce during speech fade away rapidly if not recorded electronically. Before it fades away, the listener must grasp the sound to figure out what is being said. So sound एकदम से जाते हैं एकदम से विलुप्त हो जाते हैं. So listener को भी ध्यान देना पड़ता है. हमें साउंड उस तरीके से बोलने चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को आसानी से समझ सके. अब यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानते हैं कम्युनिकेशन की. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 1 पॉइंट स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वीकनेस के बारे में जानेंगे. सो स्ट्रेंथ ये है ओरल कम्युनिकेशन की कि फास्टर एंड स्पॉटिनेस, कि हम तेज बोल सकते हैं. तेज का अर्थात ये है कि हम इन कंपैरिजन टू रिटर्न में लिखने के लिए चाहिए कागज़ पेन एंड लिखेंगे, फिर सामने वाला व्यक्ति पढ़ेगा फिर फीडबैक देगा. लेकिन इसमें हमें सिर्फ बोलना है ऑन द स्पॉट एंड वहीं पर हमें फीडबैक प्राप्त करना है. सो ये एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयरफॉर डज नॉट हैव लीगल वैलिडिटी. सो हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अगर आप वीडियो बना रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग, सो ये एक अलग बात है, एक्सेप्शनल है. लेकिन अगर रिटर्न में नहीं है तो इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है. फीडबैक इंस्टेंस, हमें तुरंत ही उसका फीडबैक मिल जाता है ओरल का. देयर इज़ लिमिट टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया, कि लिमिटेड टाइम है आइडिया को फॉर्मुलेट करने के लिए. एंड क्लैरिफिकेशन कैन बी आस्क्ड इमीडिएटली. अगर किसी को डाउट है तो वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है इंस्टेंटली, तुरंत ही. देयर इज़ लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया. ओके, वी हैव रेड इट.
सक्सेस डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग एंड अटेंटिव ऑफ द डिकोडर। सो आप कितना अपनी नॉलेज पर कार्य करते हैं, कैसे सुनते हैं, वो उस पर डिपेंड करती है सक्सेस। वीकनेस है जो ओरल कम्युनिकेशन की। एंड देन कैन बी यूज्ड विद नॉर्मल नॉन वर्बल लैंग्वेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। इसमें हम नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सो वन कैन गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। सो टॉपिक से दूर हट सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में तो हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। हेडलाइन लिखेंगे हम, हेडलाइन के नीचे उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर सब हेडलाइन, उसके नीचे उसका टॉपिक। बट यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार हम बात कर रहे होते हैं और उस बात से कहीं कहाँ से कौन से ज़माने की बात आ जाती है, देन उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, तो डाइवर्ट हो सकते हैं। एंड कैन बी करेक्टेड मिड वे टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। सो करेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ गलती की गई है तो डिफरेंट अप्रोच से। वन नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर रिटेंशन ऑफ मैसेज। अगर आपको जो बात चर्चा में हुए बात और वाद विवाद को अपने दिमाग में रखना है, तो एक अच्छी IQ लेवल, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए आपके माइंड की, जो उसे रिटेन कर पाए। एंड इकोनॉमिकली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। इकोनॉमिकली कम टाइम कंज्यूम करता है, लाइक आप बिना किसी कॉपी और पेन के बोल सकते हैं, आप सिर्फ आपको मुंह चाहिए, एंड टाइम कम लगता है। हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में बहुत सहायता करता है। As mentioned earlier, oral communication we do all the time, but when it comes to communicate orally for the public or to address a mass, many find it hard to do, as it makes them conscious of their own communicative means and makes them फील माइजरेबली। सो यहाँ पर क्या होता है, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं ओरली। लेकिन जब बारी आती है पब्लिक स्पीकिंग की या किसी मीटिंग को एड्रेस करने की, तो हम खुद ही डाउट में पड़े होते हैं कि क्या हमने कोई वर्ड गलत तो नहीं यूज़ कर लिया। हेजिटेशन होती है, कन्फ्यूज़न होती है, बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। But one has to remember that oral communication is the way to deal with the world and moreover the professional world. So हमें ये भी याद रखना है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ल्ड के साथ डील करने का एक तरीका है, और एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओरल कम्युनिकेशन होती है। विदाउट साउंड ओरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, one cannot think of excelling academically and professionally in today's world. So अगर आपकी ओरल कम्युनिकेशन खास तौर पर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप अकेडमिकली एंड प्रोफेशनली एक्सलेंस नहीं प्राप्त कर सकते आज के ज़माने में, क्योंकि AI का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है। सो डेट्स व्हाट। आजकल तो टीचर्स को भी डर लग रहा है कि क्या AI टीचर्स की जगह ले लेगा। सो देखिएगा, therefore it is essential that along with other things we also focus on bettering our oral communication proficiency. So दूसरी चीज़ों के अलावा हमें इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल और प्रोफिशिएंसी किस तरीके से इम्प्रूव की जा सके, किस तरीके से एनहांस की जा सके। Which are the areas do you think you should focus on for developing your oral communication skills? Let us delve into it for the time being short. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में फोकस करना चाहिए। सो मोनोलॉग एंड डायलॉग। सो लेट्स बिगिन। कन्वर्सेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. In the last chapter, we have figured out how communication has been an integral part of our life. We have also read how there are different kinds of communication. In this section, we will focus on monologue and dialogue as means of communication and emphasize on the significance of each of these and the differences between them. So देखिएगा, कन्वर्सेशन क्या है, हमारी बातों का और हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, अभिन्न हिस्सा है। और पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, एंड हम इस
यूनिट में और इस सब पॉइंट में मोनोलॉग एंड डायलॉग के बारे में जानेंगे। A monologue, as the term suggests, in an oral communication which is conveyed by one person, or it may also be a long one-sided conversation. So एक ऐसी conversation जो एक व्यक्ति द्वारा ही की जाती हो, like एक व्यक्ति द्वारा ही बोलते रहना। The Greek origin of the word means speaking alone in the sense when one person does all the टॉकिंग, जब एक ही व्यक्ति पूरी बात कहता है, जैसे यहाँ पर मैं ही अकेला बैठा हूँ एंड मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी बात कौन कर रहा है? एक व्यक्ति, एक पर्सन। ओके, इट कैन बी सेड दैट व्हेन अ स्पीकर मोनोपोलाइजेस एनी कन्वर्सेशन बिकॉज ऑफ his or her ideas and knowledge, or for any other reason which puts him or her in a privileged position of making other listen to her or him, then it is a monologue. ये एक ऐसी बात है कि जब कोई व्यक्ति अपनी नॉलेज और अपने आइडियाज़ को किसी के साथ शेयर करता है तो वो उसे प्रिविलेज बनाती है कि लोग जो सुन रहे हैं वो उसे ही सुने, जिससे इसी चीज़ को मोनोलॉग कहते हैं। लाइक एक ही व्यक्ति की प्रधानता, एक ही व्यक्ति जिसमें बोल रहा हो। यूजली इट इज़ थॉट that a monologue is boring in nature, as it is a kind of communication when the person speaking is in some way superior to the listeners, either in age or in rank or in knowledge etc. So कई मायनों में जो मोनोलॉग है वो बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि लंबे होते हैं और एक ही व्यक्ति को बहुत देर तक सुनना पड़ता है, चाहे वो या तो उस व्यक्ति की ज़्यादा एज हो सकती है, या फिर रैंक आपसे बेटर हो सकती है, या फिर नॉलेज ज़्यादा हो सकती है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ये हमेशा सच नहीं हो सकता। थिंक अबाउट योर क्लासरूम सिचुएशन व्हेन अ टीचर एंटर्स अ क्लास एंड गिव्स अ लेक्चर ऑन अ न्यू टॉपिक। आप अपने टीचर के बारे में सोचो, जब आप क्लास में बैठे हुए होते हो, देन आपका टीचर आपको लेक्चर देता है, तब आपका टीचर आपको कुछ नॉलेज दे रहा होता है। सो उसके बारे में सोचिएगा। What he she may do is to give a lecture where there is no space for the students to put up question to him or her, as it may be a very large class where there is no scope for dialogue or for any other reason. So जहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं होते और टीचर ही अपना लेक्चर देता है, आता है और चला जाता है, तो यही मोनोलॉग कहलाता है। और थिंक अबाउट अ वीडियो लेक्चर इन विच देयर इज़ नो स्कोप फॉर इंटरेक्शन वेयर द लेक्चरर स्पीक्स एंड अदर जस्ट लिसन। सो लाइक आप इसको एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ एंड अदर्स सुन रहे हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वीडियोस को। आपका फीडबैक हमेशा से मैं वेलकम करता हूँ आपके फीडबैक का, और उस पर कार्य करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। और थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन द Prime Minister of a country gives a speech in radio or television. It is a monologue where the citizens listen to it to get information or some directives. देखिएगा, जब लाइक लॉकडाउन लग रहा था 2020 के बाद 2021-20 में, तब क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जी रोज़ 8 बजे या फिर वीकली या फिर मंथली आते थे टेलीविज़न पे एंड बोलते थे मेरे प्यारे देशवासियों, एंड फिर लॉकडाउन को बढ़ाते थे। सो ये भी एक मोनोलॉग है। तो जनता उनको सुनती है क्योंकि वहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सिमिलरली in an officer setup, a boss is an office may give some instruction in the form of monologue. So boss भी instructions दे सकता है monologue की form में। In all these above examples we see that the speaker has some privileged position which makes him or her say things which just others listen, कि दूसरों को सिर्फ सुनाना है यहाँ पर monologue में। As a monologue is when a single person does all the talking. Therefore, it is essential that the monologist or the speaker is well prepared, logically coherent and listener friendly in what he she says. Otherwise, it will tend to be boring. So यहाँ पर देखिएगा, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें फैक्ट होना चाहिए, आपको फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लॉजिकली आपको बात करनी चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए,
लिसनर्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए सबसे बड़ी बात, ताकि जो आपको सुन रहा है वो व्यक्ति बोर ना हो। दो 2 घंटे किसी को सुनना कोई इजी बात नहीं होती है, ओके, आसान बात नहीं होती है और आसान काम भी नहीं होता है। सो ये बोरिंग हो सकता है, तो आपको इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात को रखना है। When we speak, it fades away fast. Therefore, it is important that the speaker keeps in mind that he or she is not very fast and uses vocabulary which is easily understandable. So, and links idea in such a manner that the listeners find it logically. So, आप वोकेबलरी उस तरीके की यूज़ कीजिएगा कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा भी बैठा है 5th और 6th स्टैंडर्ड्स का, वो भी समझ जाए। ज़्यादा हाई फाई वोकेबलरी मत यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब मैं एक वोकेबलरी यूज़ करता हूँ एम्बोडेड। सो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। सो इंक्लूडेड आसानी से लोगों को समझ आ सकता है, लेकिन अगर एम्बोडेड में बोलूँ तो यहाँ पर थोड़े लोग होंगे जिसे समझना है। सो वोकेबलरी, ईजी वोकेबलरी यूज़ कीजिएगा और जो आप बोल रहे हैं उनको एक दूसरे से लिंक कीजिएगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि कल मैं इंडिया गेट गया, और यहाँ से कल की बात छोड़कर आप चले गए फ्यूचर में कि मैं अब यहाँ पर भी जाऊँगा, देन व्हाट आई विल डू इट, एंड आप फिर वहाँ से चले गए किसी और टॉपिक पर, देन लिंक नहीं हो पा रहे आप क्या बोलना चाहते हैं। सो उन चीज़ों को लिंक कीजिएगा एक दूसरे से। इन मैनी Shakespearean plays we see him using a lot of soliloquies, and they are of immense dramatic values as they not only present the inner dilemma of the protagonist but at the same time are immensely rhetorical and poetic. So जब हम शेक्सपियरियंस के जो हम प्लेस देखते हैं तो वो देखने में हमें कितना मज़ा आता है, तो उस तरीके से हमें यहाँ पर रेटोरिकली एंड पोइटिक लाइक यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे जो ऑडियंस है, लिसनर्स है, वो बोर ना हो। सामने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखना है हमें ही नहीं बोलना है। सो जैसे कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, देन स्टूडेंट्स बोर हो गए और कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, ये है वो है, एक्सक्यूज़ेस बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर सडनली टीचर देखता है कि अब स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, देन कुछ मोटिवेशन दे देता है, कोई कोड बोल देता है। जैसे मैं अभी आपको सुनाता हूँ थोड़ा मोटिवेशन, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे के आसपास की वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे। सो इसमें रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो ये मेरा फेवरेट कोट है, आप यूज़ कर सकते हैं। सो द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, वेट वी वर व्हेन वन इज़ रेटोरिकल इन द राइट सेंस ऑफ द टर्म, हाफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। जब आप रेटोरिकल हो अपने वर्क में, सो जो आधी मेहनत है वो तो ऐसे ही हो जाती है। वन सेज थिंग्स इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट वन सेज। सो एक अपना बोलने का तरीका, आई टू आई कॉन्टेक्ट, जो चीज़ें होती है वो हमारा, मान लीजिएगा 50% काम तो वही कर देती है। स्टाइल होनी चाहिए बोलने की। सो द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑफ सुप्रीम सिग्निफिकेंस फॉर अ स्पीकर व्हेन ही शी इज़ इंगेजिंग इन अ मोनोलॉग। सो जब आप मोनोलॉग में इंगेज कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। With certain occasions make it inevitable that a speaker enters into a monologue, but often the means of communication is dialogue, where 2 or more people take turns to put forward their points of view along with non-verbal cues to often reach a conclusion. हालांकि नॉन-वर्बल क्यूज़ जो है वो हम मोनोलॉग में भी यूज़ करते हैं। एक व्यक्ति बेशक बोलता है लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन, अपने हैंड मूवमेंट, आई टू आई कॉन्टेक्ट का यूज़ करता है। वहीं डायलॉग की जब बारी आती है तो डायलॉग में हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जो आइडियाज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के बाद, बारी के बाद। सो जो आखिर में कंक्लूजन तक पहुंचता है। एंड think about a classroom situation when the teacher enters the class and starts a topic with few general questions for the students. मानिएगा एक क्लास में टीचर आया एंड
टीचर ने आते ही, लाइक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की क्लास थी, टीचर आया, उसने बोला, टीचर जी ने बोला उन्होंने कि मैंने पिछले यूनिट में आपको ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन करवाई थी। ओरल कम्युनिकेशन के दो ऐसे एस्पेक्ट्स बताइए जो इम्पोर्टेंट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। सो इनका आंसर लेने के लिए स्टूडेंट्स को भी इंगेज होना पड़ेगा इस कम्युनिकेशन में। सो इसी तरीके से इसे डायलॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू द question and then the teacher sums up the discussion along with his or her point of view। फिर जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन चलती है उससे स्टूडेंट्स के जो नॉलेज है वो भी बढ़ती है और टीचर उसी बहाने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी देते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ a dialogue, or you are doing for an interview and there you are asked question on your subject, on general topics or your strengths, your weaknesses, your career plans etc। so जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे जब क्वेश्चन आंसरिंग होती है तो ये भी एक डायलॉग का ही पार्ट है। ओके, इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द पैनलिस्ट इन द इंटरव्यू बोर्ड। सो ये आपके और आपके जो पैनलिस्ट्स हैं इंटरव्यू बोर्ड के, उनके बीच एक डायलॉग है। और थिंकिंग अबाउट अ बोर्ड मीटिंग वेयर डिफरेंट मेंबर्स आर डिस्कसिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एजेंडा ऑफ द मीटिंग सो एज टू रीच अ कंक्लूजन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग। सो एक मीटिंग हुई है जहाँ पर किसी एजेंडे पर बात चल रही है, चर्चा चल रही है और किसी कंक्लूजन की खोज हो रही है, तो ये भी एक डायलॉग का पार्ट है। और एज यू फिनिश योर क्लासेस टू ऑफ योर डिस्कसिंग अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग कि आपकी क्लास ख़त्म हुई और आप मूवी के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी एक डायलॉग है। और सपोज द प्रेजिडेंट ऑफ द नेशन हैज़ विजिटेड इंडिया एंड इंगेजिंग विद सम bilateral treaties with the Indian counterpart, then it can only be पॉसिबल थ्रू डायलॉग्स। सो आप डायलॉग्स का मतलब मुझे नहीं पता क्या समझते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल डायलॉग का मतलब ये समझते हैं कि मूवीज़ में जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, सिमरन तुम ऐसे नहीं जा सकती, या कोई कौन सा डायलॉग था आई डोंट नो। सो ये डायलॉग नहीं होता, डायलॉग होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन कैसी, इंटरव्यू पैनल या फिर किसी दो दोस्तों के बीच कन्वर्जेशन, ये डायलॉग कहलाता है इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस लाइक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की जो लैंग्वेज है। दस dialogues can be of various kinds depending on the context, but what is significant in a dialogue is that each party that enters into the field of communication in a dialogue has the space and time to put forward his or her point of view। so dialogue अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन dialogue एक तभी लाइक हेल्दी डायलॉग कहलाता है जब दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक बेटर स्पेस के साथ दे रहे हैं, तो वो एक हेल्दी डिस्कशन या हेल्दी डायलॉग है। इन दैट सेंस डायलॉग आर डेमोक्रेटिक इन नेचर वेयर इंडिविजुअल्स get chance to have their say, unlike monologue where a single person takes over the taking because of his or her privileged position and other are mere receptors of the communications। so देखिएगा डायलॉग और मोनोलॉग में यहाँ पर डिफरेंस ईजिली आपको बता देता हूँ, मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि डायलॉग मोनोलॉग, डायलॉग में क्या है, आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस जो व्यक्ति बोल रहा है उसे इंटरप्ट करके डायलॉग में आप उनसे आपके जो डाउट है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर रख सकते हैं, आप इंगेज हो सकते हैं उस कन्वर्जेशन में। लेकिन मोनोलॉग में नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलेगा और उसी व्यक्ति का कंक्लूजन होगा, उसी व्यक्ति के थॉट्स होंगे और पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इजीली आपको समझ आ गया होगा। मोनोलॉग में बाकी सब रेसेप्टर्स होंगे। The most important facet of a dialogue is to taking turns, that is the speaker is not always a speaker but speaker for a while and then let the other person come up with his or her ideas, queries, response etc। dialogue is a democratic means to come to conclusion। so dialogue में क्या होता है, एक स्पीकर हमेशा स्पीकर नहीं रहता है, उसे जो लिसनर है उनके डाउट्स भी सॉल्व करने पड़ते हैं एंड उन लिसनर्स को एक स्टेज देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उनके जो फीडबैक के लिए और उनके डाउट क्लियरेंस के लिए। सो डेमोक्रेटिक होता है डायलॉग। दीज
days we see that a lot of emphasis is also put forward by different institutions and companies to initiate dialogue with their customers, prospective customers, as it is beneficial for a company or an institutions to do so। बहुत सी कंपनियां आजकल डेमोक्रेटिक हो रही है। आप देख लीजिएगा कि एलन मार्क्स ने जब ट्विटर को ख़रीदा तो उन्होंने बोला कि ट्विटर को मैं लाइक राइट टू स्पीच है सभी को, तो यहाँ पर मैं सभी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक माध्यम दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी डायलॉग होते रहेंगे, वो चाहे रिटर्न फॉर्म में हो। अब यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप डिस्कशन के बारे में जानेंगे। So group discussion is used extensively these days along with personal interviews for the selection of candidates for job। So देखिएगा जब किसी MNCs को आजकल हायर करना हो एक कैंडिडेट को, सो वहाँ पर आजकल इंटरव्यूज़ के अलावा एक चीज़ और होती है, वो है ग्रुप डिस्कशन। उनको कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर वे डिस्कशन करते हैं। देन written test, experience, qualification and academic credential often are not the only criterion that the employers are looking for in today's competitive world। so आज का जो competitive world है इसमें सिर्फ academic जो प्रोफेशनलिज्म है वो नहीं देखा जाता है, इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सभी देखी जाती है। what they want is that the applicant should have leadership qualities, can handle problems easily and can manage human resources। so देखिएगा आजकल जो कंपनियां हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अगर बनना चाहते हो तो गवर्नमेंट भी आजकल उन व्यक्तियों को हायर कर रही है और उन व्यक्तियों को मौका दे रही है कार्य करने का जिनमें लाइक एबिलिटी हो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने की, अर्थात एम्प्लॉयज़ को, एंड एक बोलने का अच्छा तरीका हो, लीडरशिप क्वालिटी हो। एकेडमिक क्रेडेंशियल आर रिक्वायर्ड बट ऑल दीज आर ऑल्सो ऑफ कॉन्सिक्वेंस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। एकेडमिक क्रेडेंशियल भी ज़रूरी है, सिर्फ वो एक आपका पैमाना है लोगों को चुनने का कि लाइक 12th पास के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। सो 12th पास के कैंडिडेट्स तो आएंगे, लेकिन उनके अलावा वो जब आएंगे देन उनके पास होगा एक टास्क कि उनको कम्युनिकेशन में ग्रुप डिस्कशन करना है, इंटरव्यू फेस करना है, अदर्स चीज़ें होगी जो उन्हें फेस करनी है, रिटर्न ओरल कुछ भी हो सकता है। सो एकेडमिक भी ज़रूरी है एंड ये भी ज़रूरी है। देयरफॉर इन मैनी ओकेशंस ग्रुप डिस्कशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सो बहुत ही सारी जगहों पर और कंपनियों में ग्रुप डिस्कशन एक इंटीग्रल, आंतरिक और लाइक बहुत ज़रूरी अंग होता है एक सिलेक्शन प्रोसेस का। और यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर जीडी का उपयोग किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो कंफ्यूज ना होइएगा। वन कैन से दैट जीडी इज़ नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी in the sense that whether a person applying for a job will be able to handle the professional situations or not। so यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन है कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें जो लाइक बॉस होता है या फिर कोई कंपनी होती है वो एग्जामाइन करती है कि क्या ये प्रोफेशनल जो कैंडिडेट है वो प्रोफेशनल सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड हेयर दैट वन of the significant ways in which human resources can be damaged it is through effective communication, and therefore any employer will like to have effective communication in his or her institution company। देखिएगा कि आपके बोलने के तरीके से अगर कंपनी को लाइक 100 करोड़ का कॉन्टैक्ट मिल रहा है तो जो कंपनी है आपको ही हायर करेगी। क्यों? क्योंकि आजकल बोलना सभी को नहीं आता। ओके, सो बोलने के लिए स्किल्स चाहिए और स्किल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस किन किन क्षेत्रों में करनी है, देन आप कर पाएंगे। सो लीडरशिप इज़ अ प्री रिक्विजिट बट ऑल लीडर्स आर एट द सेम टाइम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। सो लीडरशिप जो होती है वो तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन जो लीडर्स है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स भी होने चाहिए। जैसे कि एक क्लास होती है वहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिएगा कि
मॉनिटर पूरी क्लास को मैनेज करता है, तो वो भी तो एक लीडरशिप है। जाने अनजाने में वहीं से आपको सीख लेनी थी लीडरशिप। कम्युनिकेशन तो खैर आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सीखनी पड़ेगी, लेकिन लीडरशिप आपको सीखनी पड़ती है वैसी ही चांसेस से। ग्रुप डिस्कशन इज़ अ सिग्निफिकेंट डिवाइस to test the communication skills and the leadership qualities of applicants as well as how well one can manage others view। so देखिएगा ग्रुप डिस्कशन से आपको कंपनी को ये पता चलता है कि वो दूसरों के व्यू पॉइंट को किस तरीके से मैनेज करता है, सबसे बड़ी बात ये है। देन आपकी लीडरशिप क्या है कि आप एक ग्रुप के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या आप दूसरों को सुनना चाहते हैं या फिर अपना ही बताना चाहते हैं कि आई हैव रेड दिस, आई हैव दिस नॉलेज अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट। सो वो नहीं करना। ग्रुप डिस्कशन में सभी को चांस मिलता है और सभी को बोलना चाहिए और सभी को चांस देना भी चाहिए। As in a group discussion, all the participants are vying for the post, therefore unlike an interview, therefore there is a spirit of competition when one is trying to prove himself or herself better than the rest। so यहाँ पर अगर ग्रुप डिस्कशन एक कंपनी करवा रही है, देन सभी कैंडिडेट्स होंगे, सो सभी एक अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो सभी का एक कंपटीशन है और कंपटीशन में आने के लिए सभी अपने आप को नॉलेजेबल और गुड कम्युनिकेटर एंड गुड लीडरशिप मैनेज करने वाला व्यक्ति बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ओके, एंड देन जो नेक्स्ट टॉप लाइन है वो है कि वेयर वर वी एंड पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, बट in a personal interview one's personality is assessed through questions, but in a group discussion the candidates are observed in action and thus it is a very significant way to figure out the strengths and weaknesses of the candidates। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल टॉपिक दे दिया डिबेट के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं लेफ्टिस्ट, ओके लेफ्टिस्ट्स, एंड कुछ है राइट विंग के। अब आप और उनके बीच किस तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन होती है वो ही कंपनी देखेगी कि क्या ये पॉलिटिक्स को हमारी कंपनी में तो नहीं लाएंगे। कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो कंपनी में ले आएगा, देन कंपनी का नुकसान होगा पॉलिटिक्स के चक्करों में, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग के चक्करों में। सो कंपनी इन्हीं तौर तरीकों को देखती है कि एक व्यक्ति किस तरीके से दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरों के थॉट्स को रिप्लाई करता है। and then it is the significant way one's personality assessed through, but in the GD the candidate observe in significant way, therefore it is essential that while one is preparing to be employed one prepares oneself मेंटली एंड साइकोलॉजिकली फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आप अपने आप को मेंटली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं और करना भी चाहिए। द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स दैट द पार्टिसिपेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन शुड कीप इन माइंड। सो कुछ ये पॉइंट्स है जो हमेशा ग्रुप डिस्कशन करने से पहले अपने माइंड में रखने चाहिए। लीडरशिप इज़ अ मस्ट इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। सो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में। लीडरशिप डज नॉट ओनली मीन दैट वन इज अहेड ऑफ द अदर्स, बट इट सजेस्ट हाउ वन कैन अकोमोडेट टू इंटरेस्ट ऑफ एन एज मैनी पीपल एज पॉसिबल एंड स्टेयर द बोट फॉरवर्ड। सो किस तरीके से एक व्यक्ति अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं और अपने जो कलीग्स होते हैं उनके थॉट्स उनके साथ मिलजुल कर रहता है, वो लीडरशिप है। लीडरशिप वो नहीं कि सिर्फ आप ऑर्डर दे रहे हैं ये कर वो कर ये मत कर वो कर। सो लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता। इन अ GD in most cases the participants would be eager to create the right initiative. It is true that a leader initiates the discussion, but along with speaking what you think on the given topic, it is also important to listen to what others have to say about the topic so that discussion continues. It is not that one needs to be always speaking. One should say things in clear, concise and straightforward manner and then look for others' response and opinion on your view and if necessary ready to defend your point. So यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी ना किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और कोई जो
एम्प्लॉयर होता है या बॉस होता है वो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टॉपिक देता है। अब उस टॉपिक पर आप कैसे पॉइंट रखते हैं, आप अपनी जो विचारधारा है वो उस ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से बताते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। एंड अगर कोई उस विचारधारा के अलग डायरेक्शन में कुछ बताता है देन आप उस पर क्या रिएक्ट करते हैं एंड कैसे उसको काउंटर करते हैं, अपने टॉपिक को डिफेंड किस तरीके से करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिपेंड कैसे करते हैं, वो भी आप पर ही डिपेंड करता है इन ग्रुप डिस्कशन। सो in a GD it is evident that there will be many views which will be diametrically opposite to each other, and the leader will be the one who will be able to comprehend these views together to come up with a possible direction for the discussion। देखिए, जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, अपने अपने व्यू रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी एक टॉपिक पर। देन क्या होता है कि आपके और उन लोगों के बीच अलग अलग व्यू पॉइंट हो, अलग अलग विचारधारा हो, तो एक लीडर वही होता है जो उन व्यू को भी एक्सेप्ट कर कर उनके कंक्लूज़न तक पहुँचे। एकता में बल है, एक साथ उसके कंक्लूज़न में पहुँचे। अगर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू में सामने वाला व्यक्ति कोई अपोजिट है उसके और वो फैक्ट बता रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन ये कहती है देयर मे बी सम पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन हु इज आर नॉट so vocal as the rest. A leader would also ask for their opinion so as to make them a part of discussion. अब देखिएगा, 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 9 लोग मान लीजिएगा बोल रहे हैं, डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक पर अपने व्यू रख रहे हैं। एंड जो 10वां व्यक्ति है, चाहे वो ही है या शी है, सो वहाँ पर क्या होता है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है। तो अच्छा लीडर एक वो होता है जो उस 10वें व्यक्तियों को भी बोलने का मौका दे, चाहे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसे समझाए, और अगर उसे पब्लिक के सामने और ग्रुप के सामने बोलने में हेजिटेशन होती है तो उसे मोटिवेट करे ताकि वो बोल पाए। एंड in other words, a leader's role in a GD is to control the discussion and give it a direction by accommodating others view and reach a conclusion. So एक लीडर का कार्य क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में कि वो ग्रुप डिस्कशन को हेल्दी रखे। ग्रुप डिस्कशन जिस टॉपिक पर या जिस टॉपिक पर चल रही है उसी टॉपिक में रखे और अंत में कंक्लूजन तक ले जाने तक ग्रुप डिस्कशन जो है उसको एक हेल्दी डिस्कशन बनाए रखे। नहीं तो क्या होता है, बहुत सी डिस्कशंस होती है जिसमें लोग लड़ने लग जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या फिर मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है वहाँ पर भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। सो वहाँ पर देखिएगा ग्रुप डिस्कशन में ये कुछ टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है तो आप में से कोई भी आग्रह कर सकता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। वहाँ पर स्टूडेंट्स है एंड आप भी एक दूसरे से आपको एक दूसरे को पॉइंट दीजिए जिससे कि आपको अच्छे से पता चले कि ग्रुप डिस्कशन क्या होती है। सो सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री, तो सेक्युलरिज्म क्या है एंड कम्युनलिज्म क्या है इंडिया में। सो आई होप कि आपको पता होगा सेक्युलरिज्म की मीनिंग एंड कम्युनलिज्म की मीनिंग। देन population explosion is the biggest problem of our country but given less attention than corruption। हाँ, population जो है हमारी कंट्री अब चाइना को पछाड़ चुकी है एक सर्वे के मुताबिक, एंड वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुकी है। वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया में है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। सो यहाँ पर आप इन फैक्ट्स को रखकर डिस्कशन कर सकते हैं। कैन गूगल रिप्लेस टीचर्स, क्या गूगल टीचर के बदले पढ़ा सकता है? एक ईजी सा मतलब ये है कि क्या गूगल टीचर्स की जगह ले लेगा, अर्थात कि टीचर के बदले अब गूगल पढ़ाएगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए ना, चैट जीपीटी आ गया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई एंड मशीन लर्निंग आ गई, तो इससे टीचर्स की क्या जॉब चली जाएगी? आज तो टीचर्स की जा रही है, कल
क्या डॉक्टर की चली जाएगी? क्योंकि अगर ये व्यक्ति लाइक एआई अगर पढ़ा पा रही है तो ये डेटा भी तो लाइक ऑब्जर्व कर पाएगी, पूरा डेटा होगा कौन सी बीमारी के लिए क्या दवाई देनी है। एंड एक एक लाइक मशीनों से देखा जाता है कि कौन सी नस कैसे चल रही है, तो सब तो मशीनों से हो रहा है। क्या डॉक्टरों की भी जॉब ले लेगी ये एआई और मशीन लर्निंग? फिर क्या धीरे धीरे सभी जॉब छीन ली जाएगी इन रोबोट्स और मशीनों के द्वारा? इस पर आप चर्चा कीजिएगा। It is true that one needs to lead a group or of participants in a group discussion, but that can happen only when one has a thorough knowledge about the subject on which the discussion is taking place. So देखिएगा, ये easy है कि कोई भी एक व्यक्ति ग्रुप की लीडरशिप कर सकता है जब ग्रुप डिस्कशन हो, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब उस व्यक्ति के पास नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो। जैसे कि अगर कोई अगेंस्ट में बोल रहा है तो भी उसके पास पॉइंट हो, और अगर कोई फेवर में बोल रहा है तो भी उसके पास नॉलेज हो कि अगेंस्ट और फेवर दोनों ही बोल सके। ओके, सो ये होती है एक अच्छी नॉलेज। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई टॉपिक दिया जाता है कि आपको अगेंस्ट में बोलना है किसी भी टॉपिक के, सो वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, अगेंस्ट के ही लाइक जो फैक्ट्स होते हैं वो। लेकिन वो जब दोनों ही पढ़ेंगे अगेंस्ट और फेवर, तो उनको और मज़ा आएगा और लाइक पॉइंट काउंटर करने में मज़ा आएगा ग्रुप डिस्कशन में। और काउंटर तो खैर यहाँ पर नहीं होता, वो डिबेट में होता है, लेकिन आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है अच्छे से रख पाते हैं। इट इज़ ट्रू दैट विद वंस rhetorical power one can conceal one's lack of knowledge, but that can happen for few moments. Rhetoric is an important ally in oral communication, but it can help only when one has true knowledge about the subject. देखिएगा, कोई लिख कर लाता है तो उसमें से बोलकर भी बोल देता है, ये भी चल जाता है कभी कभार किसी डिस्कशन में। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रुप डिस्कशन है वो कहाँ पर मैटर करती है, वो आपकी नॉलेज पर करती है। यूजली इन ग्रुप डिस्कशन द टॉपिक इज ऑफ जनरल नेचर एंड और अबाउट द रीसेंट हैपनिंग्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो देखिएगा, ज़्यादातर जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक होते हैं क्या होता है, जो करंट में हमारे आसपास या हमारी दुनिया, हमारे देश या फिर दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड होते हैं। ओके, ज़्यादातर टॉपिक्स। इफ़ वन इज़ acquainted with the general knowledge about the recent happenings, then one would now not have to think too much to initiate a discussion on the topic. One should do the following. अगर देखिएगा, उस व्यक्ति ने जो हमारे आसपास या देश दुनिया में हो रहा है उसको फॉलो किया है और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ता है, तो उसे पता चल जाएगा। उसे ज़्यादा सोचने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है। अब देखिएगा, करंट में अगर देश और दुनिया में देखा जाए तो क्या चल रहा है, एआई, चैट जीपीटी, जीटीपी या जीपीटी ये, एंड मशीन लर्निंग एमएल। सो ये तीन चीज़ें बहुत चल रही है, और तीनों किसका हिस्सा है, एआई का, एआई एंड एमएल का, मशीन लर्निंग का। सो ये चीज़ें चल रही है, बहुत ही ह्यूज लाइक इम्पेक्ट कर रही है दुनिया पर। क्योंकि आप देख सकते हो एमएनसीज में कितने ले ऑफ हो रहे हैं। ले ऑफ का मतलब कि कंपनियां एम्प्लॉयज़ निकाल रही है, और ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि एआई के वजह से अब कंपनी का कार्य, जब 5 घंटे वाला कार्य 5 मिनट में होगा एआई की हेल्प से, तो उसे क्या ज़रूरत है एक एम्प्लॉय की। सो दैट्स वाई कंपनीज आर लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। सो देख लीजिएगा, वो रीज़न अलग अलग देती है कि हम ले ऑफ कर रहे हैं, इसका कारण ये है वो है, लेकिन जो स्कॉलर्स है वो बोल रहे हैं कि एआई के कारण बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। लेकिन याद रहे कि एआई के कारण बहुत सारी नई नौकरियां आने भी वाली है। क्यों? देखिएगा, मशीन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी उसे जॉब मिलेगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी आपको। सो दैट्स व्हाट। अब यहाँ देखिएगा, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, थिंक एंड स्पीक रैशनली लॉजिकली। सोचो और बोलो लॉजिकली, और जो फैक्ट हो वही बोलो।
एबल टू थिंक इंस्टेंटली, जल्द से जल्द सोचो जितना जल्द हो सके। स्पीक इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, एकदम सीधी सिंपल भाषा में बोलिए, कोई ज़्यादा अटपटे से वर्ड नहीं, कोई अटपटा सा लॉजिक नहीं, सीधी सिंपल भाषा जो आपके, अगर आपके 10 कलीग आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो 10 के 10 आपको समझ जाए, आपकी लैंग्वेज को समझ जाए। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स इज अ मस्ट इन अ गुड ग्रुप डिस्कशन। सो देखिएगा, आप क्या बोल रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, एंड आपके माइंड में कौन से आइडियाज़ है वो अच्छी तरीके से आपको बताने हैं। वन शुड बी एबल टू क्विकली मेक अ डिस्टिंक्शन between core and non-core ideas issued in the discussion and focus on the core issues. So like आपको पता होना चाहिए कि like important issues कौन से हैं and like कम important issues कौन से हैं और less important issues से lesser important issue कौन से हैं। फिर आपको लाइन टू लाइन आपको प्रेजेंट करना है कि इम्पोर्टेंट इशू ये है, फिर ये है, एंड देन ये है। फिर लाइन से बताइए कि इनको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं या फिर किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। एनालिटिकल एबिलिटीज आर ऑल्सो लुक्ड फॉर इन गुड ग्रुप डिस्कशन GD. वन शुड बी एबल टू एनालाइज अ टॉपिक इन इट्स म्यूनेस्ट डिटेल. Theoretically, knowledge is good, but till the time it cannot be applied to practical use, then it is not any use. So देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि आपके पास नॉलेज है, भरपूर है, आप 5 से 6 पेज लिख सकते हैं किसी एक टॉपिक पर, लेकिन आपको वहाँ पर जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, अगर एक व्यक्ति लिख पा रहा है 5 से 6 पेज, वो कम से कम 4 पेज तो बोल ही सकेगा। तो आपको 4 पेज नहीं बोलने, आपको 4 पेज को कम से कम आधे पेज में कवर अप कर लेना है। किस तरीके से कम बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ तो बोलना है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग समझ सके, ओके। ऑफन टॉपिक्स इन GD आर सच दैट इट इज़ expected that participants are able to instantly analyze the topic in detail. अब देखिएगा, आपको ऑन द स्पॉट जब कोई ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया जाता है तो वहाँ पर आपको टॉपिक कैसा दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा या तो उसका करंट से रिलेटेड हो, करंट मतलब प्रेजेंट में कहीं ना कहीं वो टॉपिक चल रहा हो, या तो कोई इजी टॉपिक हो जैसे कि शुड इंडिया इंडिया से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया, नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया, सो आप बोल सको जो इजी टॉपिक हो, जो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। एक टॉपिक दे दिया, शुड इंडिया लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। अब ज़्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तो जानते हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है। या फिर ई करेंसी एक प्रेजेंट जो टॉपिक है आज, प्रेजेंट करंट अफेयर्स में चल रहा है, वो टॉपिक है। इन टॉपिक्स पर आपको प्रिपेयर होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन अ GD. Our body speaks more than our speech. How one maintains oneself in a group discussion through his or her body language is of concern, as it is the body language which will show one's conviction in what she is speaking, how attentive one is to others' view, how flexible one is to others' opinions and views, etc. अब आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, कहीं आप पैर को हिला रहे हैं, कहीं आपके हाथों की उंगलियां लॉक हो रही है, कहीं आप इधर उधर देख रहे हैं, कभी घड़ी में देखते हैं, कभी मोबाइल को टच करते हैं, देन ये सारी आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो बताती है कि आप कितना अटेंटिव हो ग्रुप डिस्कशन को लेकर, और आप क्या, आपके पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है इस ग्रुप डिस्कशन को लेकर। ये सारी बातें जो पता चलती है वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं
जहाँ पर आपके फोरहेड की लाइंस जो होती है वहाँ से भी पता चलता है। हालांकि वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन जो कम्युनिकेशन जब आप करेंगे एक हाई लेवल के व्यक्ति के साथ, तो हाई लेवल का व्यक्ति अगर गुड कम्युनिकेटर है तो उसने साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं पढ़ी ही होगी, क्योंकि आप ज़्यादातर जो लाइक अच्छे कम्युनिकेटर हैं उनके बारे में सुनिए, लाइक यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा या फिर जो गूगल है वहाँ पर लाइक सर्च करके देखिएगा यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा उन्होंने भी साइकोलॉजी भी पढ़ी है एंड कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, और वही उस कम्युनिकेशन की सहायता से ही करोड़पति बनते हैं। अब किस तरीके से, एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर है। अब एक स्पीकर को क्या चाहिए, जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके पास सही स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। संदीप माहेश्वरी सर को देख लीजिएगा, मोटिवेशनल स्पीकर। हालांकि उनके अलग भी बिजनेस है, लेकिन मेन बिजनेस कौन सा है, मोटिवेशनल स्पीकर। एक स्पीकर को क्या चाहिए, गुड स्पीकिंग स्किल्स। गुड स्पीकिंग स्किल्स कब आती है, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, और वो कितने कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं, फेसिंग इंटरव्यूज। द टर्म इंटरव्यू प्रोबेबली रिंग्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू आवर माइंड्स। सो देखिएगा, इंटरव्यू की जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो कहीं ना किसी नौकरी की बात आती है हमारे माइंड में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी अदर काइंड्स ऑफ इंटरव्यू फॉर गेटिंग इन प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंटरव्यूज that we read in newspapers or watch in television, on internet etc. सो देखिएगा, इंटरव्यू सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या नौकरी के लिए नहीं होते, किसी संस्थान में या इंस्टीट्यूशन में लाइक पढ़ाई करने के लिए भी इंटरव्यू होते हैं। लाइक अगर मैं सेंट स्टीफन की बात करूँ तो इस साल तो खैर नहीं हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है सेंट स्टीफन, टॉप नॉच कॉलेजेस में से एक है। सो वहाँ पर पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार CUET आने के बाद इंटरव्यू नहीं हुआ। सो अगर आपको एडमिशन चाहिए होता था तो इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। आज भी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन देती है। एंड देन यहाँ पर देखिएगा, नेताओं के जब इंटरव्यू लेते हैं, न्यूज़ एंकर्स या न्यूज़ रिपोर्टर्स, वो भी इंटरव्यू है। या तो हम जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं वो भी इंटरव्यूज़ है। गूगल में किसी का भी इंटरव्यू देख लेते हैं हम, वो भी इंटरव्यूज़ है। तो इंटरव्यू अलग अलग तरीके के होते हैं। बट फॉर द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू फेसिंग इंटरव्यू फॉर अकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सलेंस। तो देखिएगा, इंटरव्यू बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इस यूनिट में हम अपने आप को एक सीमा तक बांध कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस कवर करने के लिए हमें अकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो एक्सलेंस के इंटरव्यू होते हैं उन्हें ही पढ़ना है। और अगर जानकारी चाहिए आपको तो इन्होंने जो बुक्स रेफरेंस दे रखा है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ प्लेज इम्पोर्टेंट रोल्स, और आप, मुझे भरोसा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन ज़रूर सुधारना चाहोगे अब इसको पढ़कर। सो उसके लिए जो बुक्स आपको पढ़नी है वो इन्होंने रेफरेंस में दे रखी होगी, आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल्स यूट्यूब पर सिखाई जाती है, अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। Interviews can be termed as an oral tool to test the academic and non-academic credential for employment और entry to the academic institutions। देखिएगा, जो इंटरव्यू है वो ओरल टूल हो सकता है किसी को एडमिशन देने का, सिंपल किसी इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक वर्क के लिए, प्रोफेशनलिज्म में और एकेडमिक में। ओके, सो जॉब देने के लिए एक लाइक साक्षात्कार होता है जिसमें फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है। Usually any employer would like to figure out before employing anyone whether the person is suitable for employment and whether he or she will serve the purpose for which she will be recruited। So देखिएगा, अगर एक बॉस है तो उसे तो अच्छा एम्प्लॉय चाहिए होगा, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जिसकी नॉलेज अच्छी हो, जिसके पास अच्छा लाइक स्पीकिंग स्किल्स हो। तो यहाँ पर वो
इसी इंटरव्यू की सहायता से चेक कर लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या सूटेबल है या नहीं हमारी कंपनी के लिए या हमारे कॉलेज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, आईआईटी, आईआईएम वगैरह के लिए. Similarly, an academic interview tries to find out if the applicant is suitable for pursuing a particular course or if the student has put in efforts or to get the diploma or degree for a particular course if the interview is for the purpose of evaluation. So देखिएगा, जिस सब्जेक्ट में आपको लाइक आईआईएम, आईआईटी या फिर कोई कोर्स डिप्लोमा डिग्री लेनी है किसी इंस्टीट्यूशन से, सो उससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू करेंगे. देन अगर आप उससे रिलेटेड आंसर दे सकते हैं विद अ वेरी गुड फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, तो ही वो आपको सिलेक्ट करेंगे. क्या होता है कई बार कि रट्टा लगा के चले जाते हैं, या फिर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ भी होता है रट्टा, तो खैर ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लगाते. लेकिन क्या होता है, आप अपना आंसर एकदम एग्जैक्ट दे रहे हो, करेक्ट आंसर दे रहे हो, लेकिन क्या होता है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपके हैंड मूवमेंट, आपके जो पैरों के मूवमेंट होते हैं, हेजिटेशन होती है, फिर जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस होती है, उसके वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो. सो उस पर भी कार्य करना है. आप आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन जो आपको कार्य करना है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर करना है. सो वो कहते हैं कि थैंक्स फॉर कमिंग, सी यू सून. फिर thus whatever be the purpose of the interview, the interviewer supports or purports to find out your competence about your subject, your communicative competence, your excellence in fields related to job, your personality, your attitude, your aptitude, etc. आपका इंटरव्यू किसी भी टॉपिक में वो करे, लेकिन जो लाइक इंस्टीट्यूशन का बॉस होगा या फिर प्रिंसिपल होगा, वो क्या देखना चाहेगा, आपके एकेडमिक नॉलेज को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को, आपके एक्सलेंस फील्ड को. वही तो उसे चाहिए और वही देखेगा, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को. यूजली इंटरव्यू आर टेकन बाय अ पैनल और एक्सपर्ट्स एंड इट इज़ एसेंशियल दैट वन मेंटेन्स एन आई कॉन्टेक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द पैनल. सो देखिएगा, जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो क्या होता है कि एक पैनल होता है इंटरव्यू में. अब इंटरव्यू में एक पैनल बिठाया गया है, तो ऐसे ही कोई किसी भी को नहीं बिठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बारी आती है एम्प्लॉय चुनने की, और एक एम्प्लॉय कंपनी को बना भी पाता है और बिगाड़ भी देता है. तो एम्प्लॉय ऐसे चुने जाते हैं जो कंपनी को प्रॉफिट करवाए. अगर आप कंपनी को मंथली 5 लाख का प्रॉफिट करवाओगे, तभी तो कंपनी आपको 25,000 रुपये की जॉब देगी. यहाँ पर एक नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हो. सो यही बात होती है कि कंपनी सिलेक्ट करती है उन कैंडिडेट्स को पैनल्स के द्वारा जो लाइक कंपनी को प्रॉफिट दिलवा सके. ओके. और उस पैनल में होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड व्यक्ति, एचआर जिसे कहते हैं, या फिर और भी होते हैं कुछ. अगर बहुत बड़ी संस्था में जाओगे आप, तो वहाँ पर आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे जो आपकी साइकोलॉजी को अच्छे से जानते हैं. देन वहाँ पर जो गुड कम्युनिकेटर होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं, वो भी मिल जाएंगे. फिर एचआर भी होगा जो ह्यूमन रिसोर्सेज में पढ़ाई करके आया होगा या आया होगी, एंड और भी 2-3 लोग होंगे अपनी अपनी फील्ड में माहिर. उनको आपको फेस करना है. तो फिर आपको पता होना चाहिए जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उस जॉब का एक सीनियर व्यक्ति भी हो सकता है उस लाइक पैनल में. जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, क्या पता कोई व्यक्ति 20 साल से उसी जॉब को करता आ रहा है और वो इसमें एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और वो एक्सपर्ट है इसमें. अब वो आपसे जब काउंटर क्वेश्चन करेगा और आप उसके आंसर देंगे, तो उसे तो पता चल जाएगा ना कि क्या क्या कहाँ पे ये मिस्टेक्स हो रही है. तो एक इंटरव्यू की गरिमा इस तरीके से बनाई जाती है. It is to be kept in mind here that in an interview it is essential to focus on your positive areas so as to create an impact on the people interviewing you.
फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल फेसिंग एन इंटरव्यू। देखिएगा, आपको अपने जो पॉजिटिव एरिया है, जहाँ पर आपके पास नॉलेज है, जिसके आंसर दे सकते हैं, उसी एरिया पर फोकस कीजिए। देखिएगा, क्या होता है कई बार कि एक स्टूडेंट या कोई भी हो, या इंटरव्यू कहीं पर भी देने गया हो, इंटरव्यू पैनल पूछता है कोई क्वेश्चन। अब जो व्यक्ति है जो इंटरव्यू दे रहा है, उसके पास आंसर नहीं है, उसे पता ही नहीं है क्वेश्चन का। फिर भी वो क्या सोचता है कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ जिससे कि इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस हो जाएगा। इम्प्रेस नहीं होगा, उल्टा ये नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है सो आप बोल दीजिएगा सॉरी सर और मैम, आई डोंट नो, आई एम नॉट, या फिर आप बोल दीजिएगा कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई विल रीड इट आफ्टर गोइंग फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से जाने के बाद पढ़ूंगा, अभी मैं इससे अवेयर नहीं हूँ या मैं याद नहीं कर पा रहा। लेकिन लोग क्या होते हैं, नहीं मुझे नॉलेजेबल दिखना है, मैं बताऊंगा, पता नहीं है लेकिन कुछ भी बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। ये नहीं करना है हमें। We all know what we should attire ourselves according to the occasion. Similar holds true for interview too. As interview is a formal occasion, therefore you must try to put forward attire which is formal and give a nice impression about you. देखिएगा, अब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू का भी एक अटायर होता है, एक पहनने का ढंग होता है, कपड़े पहनने का ढंग होता है। अब ये तो नहीं होगा कि आप कुर्ता पजामा पहनकर नेताजी बनकर चले जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। ना ही ये होगा कि आप घर का जो क्रिकेट की जर्सी पहनकर चले गए इंटरव्यू देने के लिए, ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक क्रिकेटर हो तो जा सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली, शायद। लेकिन आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं ऐसे कपड़ों में जाएंगे, अजीब नहीं लगेगा। तो इंटरव्यू देने के लिए भी एक प्रोफेशनल अटायर होता है जिसमें टाई एंड सूट वगैरह होता है, वो पहनना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू हैव द एटिक्वेट टू विश द पीपल इन द इंटरव्यू बोर्ड पैनल एंड नॉट टू डू एनीथिंग दैट वुड मेक देम फील दैट यू आर रूड और ओवर कॉन्फिडेंट। वही कि हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। अब कोई इंटरव्यूअर है, वो आपसे पूछता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, वहीं पर आप फंस जाते हो। आप बोलो कि आई डोंट सपोर्ट एनी स्पेसिफिक पार्टी, बट या देयर आर सो मैनी लीडर्स इन वेरियस पार्टीज whom I support and I believe that they have potential to ट्रांसफॉर्म इंडिया। कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं लीडर को सपोर्ट करता। उस तरीके से क्या कि आपका जो समन्वय है, जो आपका बैलेंस है, वो बना रहेगा और इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा। और अब यहाँ पर आप आ जाते हो, नहीं मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया, ये करवाया, वो करवाया, और बीजेपी वाले सामने इंटरव्यू ले रहे हैं। तो दोनों के पास क्या होगा, बीच में क्या होगा, दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, नौकरी भी गई उल्टा, इंटरव्यू भी बेकार गया। सो इस तरीके से आपको अपने पॉइंट, आपकी विचारधारा जो भी हो, आप किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, किसी भी पार्टी को विरोध करते हो, लेकिन आपको अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप एक भारतीय बन के जाइए। वहाँ पर जाकर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर दीजिएगा, एंड फिर आपकी जॉब लग जाए तो इट्स ओके। आप वर्क कीजिएगा, पॉलिटिक्स घर पर कीजिएगा, क्योंकि आजकल लोगों में पॉलिटिक्स का भूत चढ़ा हुआ है। ओके, सभी लोग युवा नेता बनना चाहते हैं, और युवा नेता बनना भी अच्छी बात है क्योंकि देश को पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। लेकिन पहले पढ़ लिख लीजिए, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए पहले कुछ हासिल कर लीजिएगा। मोस्टली द क्वेश्चन in an interview are related to your subject or specialization, therefore it is a prerequisite that you know your subject or is able to deliver response to the question put forward the interviewers. So ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो तो आपसे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन कॉमर्स से हो तो कॉमर्स से रिलेटेड। तो आपको अपने सब्जेक्ट
से वेल प्रिपेयर करके जाना है सब्जेक्ट को। और अगर आपको इंटरव्यू देखना हो तो देख लीजिएगा, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस के जो मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा। उनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से इंटरव्यू पैनल को आंसर करना है एंड किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे मना करना है। वहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी इंटरव्यू के बारे में, एंड आपको इंटरव्यू पैनल के बारे में भी पता चल जाएगा कि कितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। ऑफन इंटरव्यूअर्स आस्क यू questions about your personal life which should be answered textually without divulging much of your personal life and at the same time by not। देख लीजिए, यहाँ पर वही बात है कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर। कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन आपको आंसर इतना छोटा देना है कि उनको आपकी वो कथा नहीं सुनानी है कि मैं ऐसा था एंड मेरे साथ ये धोखा हुआ, एंजल प्रिया को मैंने टेक्स्ट मैसेज किया एंड एंजल प्रिया ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। वो बातें नहीं करनी। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ मतलब कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हो, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, आपके फादर के बारे में, मदर के बारे में, और अगर मैरिड हो तो आपकी वाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। एंड सिंगल हो और लाइक आजकल जो दौर चल रहा है लव, सो सिंगल हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पार्टनर से रिलेटेड। सो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन विच आर जनरल नेचर नीड्स टू बी आंसर्ड विद कॉन्फिडेंस एंड इट इज essential as interviewers try to figure out if you are aware but things apart from your subjects। देखिए, आपके सब्जेक्ट के अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो। फिर योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक। सो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ओवर नहीं होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस सभी में होना चाहिए, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बेकार है। और कॉन्फिडेंस कम भी नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। या वी हैव रीड इट। So your non-verbal cues should match your words and at no time you should show with your gesture or facial expression that you are getting irritated or bored or aloof to what the interviewers are inquiring about. Moreover, your non-verbal communication should reflect your enthusiasm and interest in the prospective job. So देखिएगा, आप के जो नॉन वर्बल है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, आई टू आई कांटेक्ट, ये सभी आप जो बोल रहे हैं उससे मैच होना चाहिए। क्या पता आप बोल रहे हैं कुछ और आप उबासियाँ ले रहे हैं, योइंग कर रहे हैं, आपके पैर इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, इससे पता चलता है आप बोर हो रहे हैं इंटरव्यू से। सो अपने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस पर भी कार्य करना है अपन को। बिफोर फेसिंग द पैनलिस्ट्स of an interview for employment, you should ask yourself 3 things which you would help in your performance. Do you know yourself? So इंटरव्यू में जाने से पहले आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना चाहिए। फर्स्ट, क्या आप अपने आप को जानते हो? अगर हाँ तो उसके क्वेश्चन पूछो, आपके बारे में क्वेश्चन पूछो। आप जिस स्टेट से आते हैं, मतलब कि आप जिस स्टेट से आते हैं, मान लीजिएगा मैं रहता दिल्ली में हूँ एंड हूँ गुजरात से। सो मुझे दिल्ली के बारे में क्या जानकारी है कि दिल्ली की हिस्ट्री क्या थी। अगर आप किसी सरकारी जॉब के लिए जा रहे हैं तो दिल्ली की हिस्ट्री पूछ सकते हैं, इवन गुजरात की हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी की भी एक की। ये अपने बारे में ही है, ओके। एंड देन, डू यू नो अबाउट द कंपनी और इंस्टीट्यूशन? क्या आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसमें आप एडमिशन लेने या फिर जॉब करने के लिए अप्लाई किया है? डू यू नो द जॉब प्रोफाइल?
क्या आपको पता है कि जब आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आपको क्या कार्य करना है और कैसे करना है? ये 3 क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। एंड एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द कंपनी और इंस्टीट्यूशन, कि आप सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन और कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। देयर आर सो मैनी कंपनीज एंड विच कैन गिव यू मोर मनी, लाइक सैलरी ज़्यादा दे सकती है, तो इसी में क्यों? सो आपको उसका भी आंसर देना आना चाहिए। Do you know yourself? Before going for an interview, you should determine your strength, weakness, and it is a topic that you not only be asked on, but also the panelist on the interview board will be eager to figure out. So you should do a self evaluation before you walk. मतलब कि वहाँ जाने से पहले आपको सोचना है अपने बारे में। इसको मैं समझा दूंगा, वैसे ही इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कि क्या आप कंपनी के बारे में जानते हैं, तो कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लीजिए, कंपनी के ऑनर के नाम को जान लीजिए, कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई थी उसके बारे में जान लीजिए, कंपनी का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पर खुला था उसके बारे में जान लीजिए, कंपनी के कितने कस्टमर्स है वो जान लीजिए, एंड एम्प्लॉय कितने हैं। इतनी चीज़ें इनफ है एक कंपनी को बताने के लिए। डू यू नो योर जॉब प्रोफाइल? अब आपका कार्य क्या है, आपको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, और आपके जो वर्क है वो किस तरीके से आपको करना है, कितने दिनों की छुट्टी है, कितने दिनों का कार्य है, वो सब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर पब्लिक स्पीच या प्रेजेंटेशन पर हम चर्चा करते हैं। So public speech or presentation is one such form of mass communication where one addresses a large gathering of people. So public speaking या presentation में क्या होता है, एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी संख्या में बैठे लोगों को अपना जो विचार होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताता है और एड्रेस करता है। Giving a speech is a craft that one needs to inculcate in oneself, so in professional life it may come to मच यूज़। सो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, कैसे और कब बोलना है, किस ऑडियंस के सामने क्या बोलना है। इट इज़ नॉट दैट जिससे कि आप अपनी लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उसे यूज़ कर पाए। इट इज़ नॉट दैट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर नीड्स टू नो द क्राफ्ट ऑफ एड्रेसिंग लार्ज ऑडियंस, बट there are various kinds of jobs throughout the world where the part of addressing mass is a prerequisite. सो देखिएगा, ये मतलब नहीं कि एक पॉलिटिकल लीडर होगा जो राजनेता होगा वही सिर्फ एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करने के लिए उसके पास ही हुनर होना चाहिए, बल्कि आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो प्री रिक्विजिट मांगती है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। Think about a situation when you are heading an institution, or you are the public relation officer or the media coordinator of an institution. It becomes essential for you to address large audience. मान लीजिएगा कि आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखें। Moreover, think about you making a presentation for a company, aren't you addressing public? सो आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो तो आप क्यों नहीं बोल सकते भाई। सो पब्लिक स्पीच प्रेजेंटेशन आर सिग्निफिकेंट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। सो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोफेशनल लाइफ में। पब्लिक स्पीच इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन इन द सेंस दैट इन पब्लिक स्पीच वन इज़ स्पीकिंग टू डाइवर्जेंट मास whose background one is not aware of, whereas in presentation one is speaking to a select group of people whose academic and professional background are more or less similar to you and who have more or less similar interests. तो देखिएगा पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न अकेडमिक बैकग्राउंड से और अलग अलग लोग आके बैठते हैं और आप उनके सामने बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपके ही जैसे लोग, आपके ही इंटरेस्ट के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। सो अ प्रेजेंटेशन इज़ ऑफ a different nature than that one public speech, but in both form of oral communication what is needed is to catch the attention of the public or people, which can be done either by speaking something new which the audience is not aware of, or by saying things in such a manner which catches
द अटेंशन ऑफ पब्लिक। देखिएगा आप प्रेजेंटेशन दे या पब्लिक स्पीकिंग, दोनों में ही आपका काम क्या होना चाहिए, जो पब्लिक की अटेंशन है, जो पीपल की अटेंशन है, वो आपकी तरफ करना, अटेंशन सीकर बनना है आपको। यहाँ पर आप वैसे फैक्ट बताइए जो पब्लिक को पता ना हो, ताकि उनकी अटेंशन आपके पास आए। New ideas, new information is something that makes people attentive to the listener, but in all context, it is essential that one needs to use a language which is in which audience will be accustomed with. For a presentation, one can अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज में और आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि पब्लिक आप पर अटेंशन दे, एंड आपको उस लैंग्वेज में उस बात करनी है उस भाषा में, जिससे कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो समझ पाए। एंड फॉर अ प्रेजेंटेशन one should use a subject specific language register, as the select group of audience is aware of such subject specific terminologies, but when it comes to a public speech, it is essential that one use as simple as he or she can और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एज पॉसिबल। सो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में आप उन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी जो पब्लिक है, जो पीपल सुन रहे हैं आपको, वो समझ सके टर्मिनोलॉजी। अब देखिएगा साइंस की टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, और अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो हार्ड। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो अब सब अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई ह्यूमैनिटी, कोई आर्ट्स, कोई किसी बैकग्राउंड से, कोई किसी बैकग्राउंड से, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स जो यूज़ करने हैं बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है जिससे कि लोग आपको समझ सके। इन पब्लिक स्पीच one has to rhetorical or to catch the attention of the audience. It is very important to gauge the pulse of the audience as soon as possible and then react according to it. देखिएगा आपको जो पब्लिक की नस होती है उसे पकड़नी चाहिए कि पब्लिक किस में इंटरेस्टेड है। सो पब्लिक स्पीच में आपको पब्लिक के हिसाब से बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको बोरियत नहीं फील करने देनी है, क्योंकि बोरियत होगी देन आपकी स्पीच किसी काम की नहीं रहेगी। व्हेन वन इज़ अ पब्लिक लीडर, वन हैज़ टू फिगर आउट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस एंड वन नीड्स टू प्रेजेंट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपेक्टेशंस। सो अगर आप पब्लिक लीडर है देन आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक की आकांक्षाएँ क्या है, पब्लिक की मांग क्या है, और उस मांग और आकांक्षाओं के हिसाब से ही आपको अपनी स्पीच देनी है और प्रिपेयर करनी है। बट एट द सेम टाइम one needs to go beyond those expectations to mark oneself as a good speaker. लेकिन कभी कभार क्या होता है, एक अच्छा स्पीकर अपने आप को बताने के लिए आपको उन एक्सपेक्टेशन से दूर जाकर कुछ नया भी बताना पड़ता है। वो एक रिस्की कार्य होता है लेकिन बताना पड़ता है। इन अ प्रेजेंटेशन, वेदर इन अ क्लासरूम और एन ऑफिस और अ बेडरूम एटसेट्रा, वन हैज़ टू कीप इन माइंड वेरियस थिंग्स। दे आर टाइम लिमिट, आपको टाइम लिमिट याद करनी है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। सो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा कि आपको ना ज़्यादा लंबा टॉपिक बोलना है और ना ही ज़्यादा छोटा। आपकी टाइम लिमिट इतनी होनी चाहिए कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और आसान भाषा में लोगों को समझा सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। देन प्रिपेयर योर सेल्फ बाय राइटिंग। अब आप जब प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीच करना जाओगे तो आप ऑन द स्पॉट तो नहीं करेंगे। सो आपको उस पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो उसके लिए आप एक पेज में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा उसका, वो आप पेज अपने हाथ में भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप उसे पढ़ें तो पब्लिक को पता ना चले कि आप पढ़कर बोल रहे हो। पब्लिक को पता होता है कि पढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि प्रिपेयर योर सेल्फ बाय राइटिंग एंड दो, मतलब कि इस तरीके से नहीं, आप सिर्फ एक आप वर्ड पढ़े और आपको पता चल जाए कि आगे की लाइन में क्या बोलना है। तो उस तरीके से आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, एनेक्डोट्स होने चाहिए, एंड आपके पास फैक्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और पब्लिक को हैप्पी रखने की एक हुनर होनी चाहिए। ऑफन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन इज सर्कुलेटेड within the audience so that they are aware
ऑफ द फ्रेमवर्क वन इज़ फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन। से क्या होता है कि जो आप बोलने वाले हैं वो पहले से ही पब्लिक के बीच चला जाता है, जिससे पब्लिक को पता होता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। देन पब्लिक का इंटरेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर प्रेजेंटेशन देनी है और जो उनके पास पहुँचा है उससे हटकर कुछ नया भी बताना है, जिससे उन्हें मज़ा आए सुनने में। नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी जो आई टू आई कांटेक्ट है वो, आपके हैंड मूवमेंट एंड आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन सबसे मेन है, वो चीज़ें आपको हिसाब से बतानी है एंड आपको उन पर कंट्रोल करना है। It is important often to provide an overview about what you are presenting as it makes it easier for the audience। जैसा कि हम स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि अगर हम स्पीकिंग स्किल्स पढ़ेंगे तो स्पीकिंग स्किल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले ही पढ़ चुके कि हम ग्रुप डिस्कशन पढ़ेंगे, मोनोलॉग डायलॉग पढ़ेंगे, हाउ टू कम्युनिकेट, और जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैंने ओवरव्यू ले लिया था इस वीडियो का। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है, किसी को क्या पता इंटरेस्ट हो ग्रुप डिस्कशन में, किसी को इंटरव्यू में इंटरेस्ट हो, सो उससे क्या होता है ना कि आपका जो इंटरेस्ट है पब्लिक का वो बढ़ता है इसमें। देन अ प्रेजेंटेशन एंडिंग विद बैंग ऑलवेज इज सिग्निफिकेंट। सो एक कंक्लूजन के साथ ख़त्म कीजिएगा अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे। एंड ये कुछ बुक्स है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।